बात। आई थिंक वॉइस इज क्लियर। ठीक है, आवाज आ रही। वॉइस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आज का हमारा विषय है व्हाई यू फील लॉस्ट इन लाइफ। ये डॉक्टर गाबर माटे का एक मेल रॉबिन्स महिला पत्रकार है, उनका लिया हुआ पॉडकास्ट पे बेस्ड है। और बेसिक टॉपिक तो वही है कि ट्रॉमा एंड हाउ टू हील इट। तो ये जो पॉडकास्ट है, वार्तालाप है उनकी, ये डॉक्टर गाबर मैटे की अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत जीवन पर आधारित, जहां उन्होंने बहुत गहराई से ट्रॉमा को जाना, समझा और उसके बारे में बताया है। तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में जानना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम उनको जो वो कन्वे करना चाहते हैं तभी हम उस तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें मेल रॉबिन्स ने डॉक्टर पहले उनका वो स्वागत करती हैं और वो बताती हैं अपने व्यूअर्स को कि डॉक्टर गाबर मैटे जो हैं, ये एक बहुत ही रिनाउंड, विश्वविख्यात फिजिशियन हैं और एक बेस्ट सेलर ऑथर ऑफ मैनी बुक्स। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनके वो बेस्ट सेलर रहे हैं। और उन्होंने चाइल्डहुड डेवलपमेंट पर बहुत ही गहराई से स्टडी किया है। तो वो उनसे प्रेरित होकर, उनके जो व्यक्तिगत जीवन से प्रेरित होकर उनसे प्रश्न पूछती हैं। तो मेल रॉबिन्स ये पूछती हैं कि उनके बचपन में क्या परिस्थितियां रही, और खासकर जब उन्हें अपनी माता जी का लिखा हुआ जर्नल मिला तो उसने उनके जीवन पर क्या प्रभाव डाला, क्या दिशा दी। तो डॉक्टर गाबर मैटे, मैं इनको प्रेजेंट टेंस में बोलूंगी, उनके जो जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि मेरा जन्म जनवरी 1944 में बुडापेस्ट हंगरी में एक जूइश पेरेंट्स के यहाँ हुआ। और उन दिनों उनके माता पिता पहले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर से प्रभावित थे। नाजी गवर्नमेंट यानी हिटलर की गवर्नमेंट का बहुत प्रभाव था। उनके पिता को एक फोर्स्ड लेबर के रूप में आर्मी, जो हंगरी की आर्मी थी उसमें काम करना पड़ता था, नाजी आर्मी के में काम करना पड़ता था, क्योंकि ये उस समय की जरूरत थी, उनको मस्ट होता था। जो ये होते थे जूस, थे फोर्स्ड लेबर का काम करना। तो इवन उनके जन्म के समय भी उनके पिता उनके पास नहीं थे। और उनके जन्म के समय, उनके जन्म के बाद मार्च में जर्मन आर्मी ने हंगरी पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद फिर हुआ वो भयानक तांडव, जेनोसाइड, होलोकॉस्ट, जो एक हिस्टोरिकल घटना है जिसे हम सब जानते हैं, कि जहाँ पे उन्होंने नाजी आर्मी ने जो ये जूस थे होते थे उनको ठूस ठूस कर कंसंट्रेशन कैंप्स में उनको भरा जाता था। वहां पे फिर जहरीली गैस छोड़ जाती थी और उनको बिल्कुल, मतलब उनको खत्म कर दिया जाता था। तो इस प्रक्रिया में तकरीबन 500,000 जूस मारे गए, जिसमें कि उनके दादा दादी भी शामिल थे। और उनके पिता, उसके उसकी माँ को ये नहीं पता था कि उसके पिता जीवित भी हैं या नहीं है। तो अपने जीवन का पहला जो साल था उन्होंने अपनी माँ के साथ नाजी गवर्नमेंट में बहुत ही पीड़ादायक स्थिति में गुजारा। जब वो 11 महीने के हुए तो उनकी माँ ने मतलब सुरक्षा के हिसाब से, सुरक्षा के कारण उन्हें एक अनजान क्रिश्चियन महिला को सौंप दिया, जो कि एक कंपैरेटिवली सेफ लोकेशन में, सुरक्षित लोकेशन में रहती थी। उसे सौंप दिया। और वो कहते हैं कि पहले 5-6 वीक्स तो मैं अपनी माँ को देख भी नहीं पाया। उसकी वजह से वो उनका बहुत ही जीवन प्रभावित हुआ। और फिर उन्होंने, उनके पास जो उनकी माँ का लिखा हुआ जर्नल, उनकी माँ हमेशा जर्नल लिखती थी, इसीलिए लिखती थी कि ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो उनके बच्चों को एटलीस्ट जब वो बड़ा हो तो उसे पता लगे कि किस प्रकार की परिस्थितियां थी और क्या क्या कुछ गुजरा है। तो वो जर्नल हालांकि उनके पास था, लेकिन वो कहते कि मेरा
उसको खोल के देखने का, पढ़ने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि उसको वो इतना पीड़ाजनक था मेरे लिए कि मैं उसे देख भी नहीं पाता था। और कुछ साल पहले ही मैंने अपनी माँ को कहा कि आप मुझे इसको पढ़कर सुनाओ कि इसमें क्या लिखा है। तो वो डॉक्टर गाबरमैटे कहते हैं कि इन ट्रॉमेटिक घटनाओं का उनके मस्तिष्क, उनके शरीर और उनकी साइकी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसे वह बहुत वर्षों तक हील करना तो अलग, उसे ठीक से समझ भी नहीं पाए। तो फिर वो जब बड़े हुए, व्यस्क, लेट व्यस्क और प्रौढ़ावस्था में जाकर उन्होंने इसको डील करना शुरू किया, जब उन्हें समझ आया तब उन्होंने उसको, उसके प्रति अपने आप को कैसे सुधार करना है, कैसे इससे डील करना है, तब उन्होंने शुरू किया। और इसी उस दौरान उनका जो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, मतलब जागरूकता न होने के कारण, इन घटनाओं का प्रभाव उन्होंने अपने बच्चों पर भी डाला, उनको भी पास ऑन कर दिया। फिर दूसरा प्रश्न मेल रॉबिन्स पूछती हैं कि उनके इन अनुभवों का उनके प्रोफेशनल लाइफ यानी कार्य क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो फिर वो बताते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर हूँ, अर्ली 40s में ही मैं बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हो गया था। अब वो कनाडा में रहते हैं। मैंने अपनी प्रेमिका से शादी की, लेकिन स्टिल अनहैप्पी एंड डिप्रेस्ड, क्योंकि कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में नोक झोंक और झगड़े चलते रहते थे। फिर वो बच्चे उनके, कहते हो कहते मेरे बच्चे, उनके 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, कहते बच्चे मुझसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत ही अनप्रडिक्टेबल था। मतलब उन्होंने कहते मेरे बहुत मूड स्विंग्स वगैरह होते रहते थे, बच्चों को पता नहीं चलता मैं कभी किस मूड में मिलूंगा, कभी किस मूड में, तो इसलिए बच्चे मुझसे डरते थे। तो इस चीज के बारे में जब उन्होंने अपने इस व्यवहार को अच्छे से समझना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि मुझे इसके बारे में डिटेल में मुझे जानना चाहिए। तब उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया कि मेरा व्यवहार ऐसा क्यों है। तो ये उसी पर बेस्ड उन्होंने ये सारी वार्तालाप की है, उनके इस अपने व्यक्तिगत जीवन और प्लस उनके जो प्रोफेशनल, जो उनको केसेस आए, केस स्टडीज की, उसके आधार पर ये सारा पॉडकास्ट है। तो जो उसमें उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि चाइल्डहुड ट्रॉमा तो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। माँ जब बच्चे को कैरी कर रही होती है, तो उसका जो इमोशनल स्टेट है वह बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई स्ट्रेस है, तो जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो फिर प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में से पास होकर बच्चे के शरीर में पहुंच जाते हैं, और वहां पे वो जो पहुंचकर उसके डेवलपमेंट, ब्रेन के डेवलपमेंट के, नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रभाव डालते हैं। कॉर्टिसोल का जो इफेक्ट है वो ब्रेन के इंपॉर्टेंट सर्किट्स जो बनते हैं, न्यूरल सर्किट जो बनते हैं, उन पे काफी प्रभाव पड़ता है। तो जिसे उन्होंने, हम कहते हैं कि वो फीटल हार्ट रेट, अगर हम देखते चेक करते हैं ना, जब गर्भावस्था में माँ का फीटल हार्ट रेट चेक किया जाता है, तो उसके द्वारा हम चेक करके बता सकते हैं कि बच्चे का अगर फीटल हार्ट रेट ज्यादा है तो दैट मीन्स बच्चा कोई स्ट्रेस में है। तो ये घटना का उन्होंने उसको उसका जो 9/11 की घटना की भी उन्होंने उस यहाँ पे उल्लेख किया है, बताया, इससे रिलेटेड है वो भी। जो WTC टावर्स जब गिराई गई थी अमेरिका की 9/11 में, तो उनमें जो प्रेग्नेंट मदर्स 3rd ट्राइमेस्टर में थी, मतलब उनका टर्मिनल स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी थी, तो उसमें जो स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस्ड थी जो महिलाएं, उस समय उनके बच्चों के जो स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स देखे गए, तो वो कहते हैं कि वो 1 साल तक एबनॉर्मली हाई पाए गए। उस घटना के, उनके जन्म के बाद तक 1 साल तक स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स उन मदर्स के बच्चों में ज्यादा पाए गए। और जो मदर्स प्रेगनेंसी में डिप्रेस्ड रहती हैं या स्ट्रेस्ड रहती हैं,
अक्सर उनके बच्चे एडीएचडी, एक कंडीशन है बच्चों की बहुत कॉमन, बच्चों और बड़ों की एडीएचडी है, उसका मतलब फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है। मतलब अटेंशन मतलब कि जब बच्चों को ये हम अटेंशन जिनको नहीं दे पाते, डेफिसिट मीन्स जहाँ जब अटेंशन की कमी होती है तो उसके कारण जो डिसऑर्डर हो जाता है, तो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर और कुछ और मेंटल कंडीशंस, मेंटल प्रॉब्लम्स ऐसे बच्चों को ज्यादा होते हैं जिनकी मदर्स प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस में रहती हैं। तो इस बात को उन्होंने बताया कि जो उनके जहाँ वो रहते थे ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ के जो नेटिव इंडिजिनस पीपल, जो वहाँ के रहने वाले आदिवासी लोग थे, वो बताते थे कि हमारी कम्युनिटीज में ऐसे ये खास बात है कि जो जब मैं जो कोई अगर कोई महिला गर्भवती महिला है, उसके पास अगर कोई व्यक्ति अपसेट है, इमोशनली अपसेट है, स्ट्रेस में है, तो उसको वर्जित, उसको वहां उसके नजदीक जाना वर्जित वर्जित है, क्योंकि वह महिला के इमोशनल स्टेट पर उसका प्रभाव पड़ता है। और हम सबको पता है, हमारी भारतीय सभ्यता में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला होती है, हम उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश की जाती है। उसे ये कहा जाता है कि अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनो, है ना। और हमें पता ही है कि अभिमन्यु का उदाहरण देकर हमें उन सब बातों को नेचुरली यही कन्वे किया जाता है, ये बताया जाता है, ये एक शिक्षा दी जाती है एक प्रकार से कि कैसे गर्भ के दौरान भी माँ का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। तो फिर इसी बात को लेकर फिर मेल रॉबिन्स अपने अनुभव बताते हैं। उसे लगता है, वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चों को हर्ट किया, क्योंकि वह स्वयं भी अपने पेरेंट्स के झगड़ों के कारण चाइल्डहुड ट्रॉमा से पीड़ित थी। लेकिन गाबरमैटे कहते हैं कि ज्यादा महत्वपूर्ण बात है इस बात के प्रति जागरूक होना कि ऐसा कुछ हुआ है। हमें यही नहीं पता चलता कि हमें हमें कोई ट्रॉमा हुआ भी है या नहीं किसी को, लेकिन ये पता चलना, इस बात के प्रति जागरूक होना कि ऐसा कुछ हुआ है। परंतु यह कहना कि तुमने उन्हें चोट पहुंचाई है जानबूझकर, ये सही नहीं है। तो एक वो बात, मतलब एक सेंटेंस बोलते हैं कि पेन फ्लोड थ्रू यू टू योर चिल्ड्रन। मतलब दर्द जो है वो तुमसे बहकर तुम्हारे बच्चों तक गया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, ये एक प्रक्रिया है। तो पेन फ्लोड थ्रू यू टू योर चिल्ड्रन। तो ये कहते हैं क्योंकि ट्रॉमा जो है इट इज ट्रांसमिटेड ट्रांस जनरेशनली, तो जनरेशन से जनरेशन तक ये ट्रांसमिट होता है। लेकिन इस बात में हम किसी को दोष नहीं दे सकते, कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि जिन बच्चों के जिन पेरेंट्स के बच्चे, जिन माता पिता के बच्चे ऐसे चैलेंज होते हैं या उन कोई ना कोई भी डिसऑर्डर होता है, आजकल हम जानते हैं ऑटिज्म वगैरह, ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, तो वो पहले ही पेरेंट्स बेचारे गिल्ट में होते हैं कि शायद हमारी वजह से कुछ हमारा बच्चा ऐसे हो गया। तो इसलिए उनको दोष देना तो गलत बात है, रादर उन्हें हमें ब्लेम से मुक्त करना है। तो वो कहते हैं कि वह खुद भी तो उनमें से एक है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ देम। वो अपना उदाहरण हमेशा देते हैं, इसमें इस पॉडकास्ट में उन्होंने हमेशा ही अपना उदाहरण देते हैं। कहते ट्रॉमा है क्या वास्तव में, हम जाने अगर, कहते इट इज ए ग्रीक वर्ड। ट्रॉमा मीन्स वूंड, और या जख्म जिसे हम बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में अगर हम कहें, या अपनी जो भी अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो ये एक साइकोलॉजिकल वुंड है, शारीरिक जख्म नहीं, साइकोलॉजिकल जख्म है। तो वो डॉक्टर डॉक्टर गाबर मैटे कहते हैं कि मेरे केस में ट्रॉमा ये नहीं था कि मेरी माँ ने मुझे स्ट्रेंजर को, किसी अजनबी को सौंप दिया, लेकिन मैं, बात असली ये है कि मैं खुद को अनवांटेड मानता हूँ। मैं अपने आप को एक अबंडेंट चाइल्ड, मतलब अबंडेंट मतलब ठुकराया हुआ बच्चा मानता हूँ, जो कि प्यार करने के लायक नहीं है।
अब मैं अपनी जिंदगी को ये प्रूव करने की कोशिश में रहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत लवेबल हूँ, बहुत महत्वपूर्ण हूँ। तो इस कारण मैंने इस प्रकार के बिहेवियरल पैटर्न्स बन जाते हैं, जो हम पिछली बार भी हमने देखा था कि ये पैटर्न्स बन जाते हैं, फिर ये हमारे संस्कार बन जाते हैं, और फिर हमें कंडीशनिंग हो जाती है, तो अल्टीमेटली ये हमारे अंदर ही घुस जाते हैं ऐसे पैटर्न्स बनकर। तो वो कहते हैं कि ट्रॉमा कोई एक घटना नहीं, एक एक घटना ट्रॉमा नहीं है, लेकिन ये वो जख्म है जो आपके भीतर घटा है। बेसिकली अगर हम देखें, ये इट इज नॉट ए इवेंट, ये एक घटना है, ये एक जख्म है जो आपके भीतर घटा है, मतलब आपकी रूह जख्मी हुई है। जैसे हम कहते हैं ना कि इस घटना से तो मेरी रूह भी जख्मी हो गई। तो ये वो चीज है। बहुत ही मार्मिक अंदाज में उन्होंने इसे पेश किया है। फिर इसके फलस्वरूप साइकोलॉजिकली जो ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको वो अपने आप को अबंडन मानते हैं, मानने लग जाते हैं, तो वो अक्सर अपने बारे में नेगेटिव सेल्फ टॉक या सेल्फ रिजेक्शन करने लगे कि सेल्फ अपने आप को जैसे समझते हैं कि सेल्फ रिजेक्शन, उनको उन्हें लगता है कि आई एम नॉट गुड अनफ। तो उनके अंदर उन्हें लगता है कि शायद उनके अंदर तो कुछ गलत है ही। तो वो अपने प्रति बहुत ही आत्मग्लानि और शेम से भर जाते हैं, मतलब गिल्ट से भर जाते हैं। तो डॉक्टर गाबर मैटे ने बताया कि उन्होंने बच्चों में बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉमेटिक इवेंट्स को तो स्टडी किया है, जैसे कोई भी फिजिकल, किसी के साथ फिजिकल अब्यूज हुआ, इमोशनल या मेंटल अब्यूज हुआ बच्चे का, या किसी उनके फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज थे, जैसे पेरेंट की किसी की मृत्यु हो गई, जेल हो गई, फैमिली में कोई हिंसा थी, पॉवर्टी, रेसिज्म, ये सोशल फैक्टर्स। ये तो इनको तो उन्होंने एक लेबल दिया कि ये तो एक बिग टी, जो बिग टी फैक्टर्स हैं, ट्रॉमा, बड़े बड़े फैक्टर। लेकिन अब दूसरा एक है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने बताई है, जिसके बारे में अक्सर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वो ये कहते हैं कि अगर आप बच्चों के साथ अच्छी चीजें भी नहीं करते जो बच्चों की जरूरत है, वह भी एक प्रकार का ट्रॉमा है। तो क्या इंपॉर्टेंट अच्छी चीज है? दैट इज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड सेफ्टी फ्रॉम द एडल्ट्स, बच्चों के अराउंड। जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मीन्स जो निस्वार्थ स्वीकार, प्रेम और सुरक्षा, जो बच्चे की एक मूलभूत जरूरत है, फंडामेंटल नीड है बच्चे की, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो जैसे हम लोगों को आदत है, सभी को आदत होती है कि हम बच्चों को छोटी छोटी बातों पे उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, उसको कुछ ना कुछ टोका टोकी करते रहते हैं कि तुम ऐसे क्यों किया, तुमने ये खिलौना तोड़ दिया, तुमने उसके साथ शेयर नहीं किया अपने टॉयज को, ये है वो है। तो ये बच्चे के ऊपर ये काफी नेगेटिव प्रभाव डालता है। फिर कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को, एक दो दो डेढ़ दो साल के, दो ढाई साल के बच्चों को उसके बिहेवियर के लिए पनिश कर देते हैं, उसको सजा दे देते हैं। जैसे एक आजकल नए फैशन सा चला है कि टाइम आउट करके बिठा दिया बच्चे को बाहर तो उधर कॉर्नर में बैठ जाओ, तुम्हारा ये बिहेवियर ऐसा है, और इसके तुम्हारे साथ अब कोई बात नहीं करेगा इतनी देर के लिए, तुम्हारा तुम टाइम आउट पे हो, उसके बाद ही अब तुमसे बात की जाए। तो वो बच्चा बेचारा ये सोचता है कि उसको क्या मैसेज आता है, कि उसको जाता है कि बच्चे, उसको लगता है कि अगर मैं ऐसे बैठूंगा, ऐसे बात करूंगा, ऐसे बिहेव करूंगा, तभी मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा, तभी मुझे स्वीकार किया जाएगा। और वो बच्चा फिर बड़ा होकर भी सारी उम्र यही चिंता करता रहेगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो लेकिन ये एक बेसिकली चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा का ही साइन है, जो बाद में बड़े होकर भी जिनको ये लगता रहता है कि पता नहीं, वो जो हमेशा दूसरों के बारे में चिंता करते रहते हैं कि दूसरों की मेरे बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है।
तो उनका कहना है कि ये बेसिकली इसका बेसिक रीजन था कि वो चाइल्डहुड ट्रॉमा को साथ लिए चलते हैं ऐसे लोग। वो कहते हैं कि अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन को देखें तो बहुत साल पहले हम लोग कम्युनिटीज में रहते थे, बहुत से कबीलों में रहते थे, बहुत से एडल्ट इकट्ठे रहते थे, बच्चों में कोई पूरी सुरक्षा होती थी उनको। और जहाँ वो हमेशा बच्चा जो था अपने माता पिता के साथ या किसी बड़ों के साथ रहता था, उसे कभी भी अकेला रोता हुआ नहीं छोड़ा जाता था। तो ये उनकी एक जरूरत है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि जो मानव के बच्चे, ह्यूमन बच्चे जो हैं, उनके उनके अंदर कुछ इमोशंस हैं, इमोशंस होती हैं। जैसे एंगर है, एंगर जो है वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है। भय है, क्यूरियोसिटी सीकिंग है, क्यूरियोसिटी उत्सुकता है, बच्चे हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं, ये ऐसा क्यों है, कैसे हुआ। तो माता पिता से अक्सर हमने देखा है कि छोटे बच्चे कोई भी चीज देखते हैं तो उनमें वो कौतूहल और उत्सुकता बनी रहती है, वो प्रश्न पूछते रहते हैं। तो हमें उसके बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए, उसको ये नहीं कि ऐसे इग्नोर कर दो कि छोड़ो छोड़ो तुम तो ऐसी फालतू, तुम्हें तो क्वेश्चन पूछने की आदत है। नहीं, हमें उसको बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, बहुत ही सहजता से बच्चे के साथ उसमें उसको उसकी क्यूरियोसिटीज को, उसकी उत्सुकता को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर बच्चों में सेपरेशन डिस्ट्रेस होता है, मतलब अगर बच्चा अकेला रह गया तो वो पैनिकी हो जाएगा, वो पैनिकी होएगा, रोएगा। तो वो चाहता है कि मेरे माँ बाप मेरे पास आए, मुझे कोई या कोई बड़ा आए, मुझे उसको सेफ्टी चाहिए होती है, बच्चे को सुरक्षा का भाव, सुरक्षा मिलना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फिर खेलना भी बच्चों की बहुत जरूरत है। तो पेरेंट्स को इन सब बातों का बहुत इन सब बच्चों के इमोशंस को समझना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो बच्चों में क्या फीलिंग आती है कि उनको लगता है कि आई एम नॉट गुड अनफ, आई एम नॉट लवेबल। और वो फिर टेंशन सीकर बन जाते हैं, उनको लगता है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। तो इसलिए ना वो फिर बाद में अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर हो जाता है। अब इसके बाद एक टॉपिक जो उन्होंने एक स्पेशली डिस्कस किया है वो है बर्थ ट्रॉमा एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम का मतलब है आफ्टर डिलीवरी, पार्टम वर्ड जो है आफ्टर लेबर जिसको बोलते हैं, डिलीवरी के बाद उसके पोस्टपार्टम बोला जाता है। जैसे पीपीएच होता है ना, पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद कुछ लेडीज में हेमरेज हो जाता है। तो ऐसे ही बर्थ ट्रॉमा एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये भी काफी 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 कॉमन है। मतलब इसकी एग्जैक्ट परसेंटेज तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन काफी कॉमन डिसऑर्डर है। तो यहाँ मेल बताती हैं कि वो अपने बारे में डिस्कस करती हैं। यहाँ पे जो मेल रॉबिन्स हैं जो पॉडकास्ट ले रही हैं, वो बताती हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का। ऐसा नहीं है कि हम तीनों में से किसी एक बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जो हमारे तीनों बच्चे हमें अलग अलग पेरेंट्स की तरह अनुभव करते हैं, उनका हमारे बारे में अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो वो उनकी क्या हुआ था कि तो उनकी जो पहली प्रेगनेंसी थी वो 2 वीक्स ओवर ड्यू हो गई। तो जो डिलीवरी की डेट थी उससे 2 वीक्स ज्यादा हो गए। तो जिसके कारण जब चाइल्ड बर्थ हुआ तो बहुत मतलब मुश्किल हुई। तो डॉक्टर्स की काफी कोशिश के बाद उन्होंने काफी फोर्सेप्स वगैरह भी ट्राई किए, लेकिन उससे क्या हुआ, उन्हें बहुत सीवियर एक बहुत बड़ा टीयर हो गया। टीयर होने की वजह से उसका ब्लड लॉस बहुत हुआ, 2.5 लीटर ब्लड का लॉस हो गया। फिर उसको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी टीयर को रिपेयर वगैरह करने की वजह से। तो उसको इस वजह से मेल को तो काफी देर तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, लेकिन उसकी बच्ची को उसके पिता के साथ घर भेज दिया गया। और फिर उसके बाद वो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन में चली गई। वो
कहते हैं वो मेडिकेशन, उसको हैवी मेडिकेशन पे थी, इस कारण मैं अपने बच्ची को ब्रेस्ट फीड भी नहीं कर पाई। तो हम कहते हैं शुरू के 10 वीक्स तो बिल्कुल दूर रहे। तो मेरे को इस बात का बहुत ही अफसोस है कि उनकी इस वजह से उनकी जो बेटी है वो अब एडीएचडी से पीड़ित है, और उसके लिए वो स्पेशल थेरेपीज ले रही हैं। कुछ अलग अलग तरह की थेरेपीज आजकल चलती हैं, ईडीएमआर वगैरह, कुछ ईएमडीआर कुछ कर रही है, जो इलेक्ट्रिक आई मूवमेंट्स वगैरह से रिलेटेड कुछ भी हो गई, जो आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह चलती हैं, ऐसी ऐसी थेरेपीज काफी कॉमन है। तो कहते मेरी बेटी आजकल वो थेरेपीज भी ले रही है। और उन थेरेपीज में उसको, उसने अपनी बेटी के उसको विजन में दिखा कि वह अपने पालने में है, उसकी, वह अपनी माँ को वहां देखना चाहती है बच्ची, लेकिन माँ तो वहां आती नहीं। कभी वो दादी आ जाती है, कभी नानी आ जाती है, कभी कोई उसकी जो मेल की एक फ्रेंड है वो आती है, उसके पापा आ जाते हैं। मतलब वो माँ को ढूंढती है बच्ची, लेकिन माँ उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। तो इस बात का ट्रॉमा, मतलब उस बच्ची ने, उस लड़की ने विजन, उसको विजन में जो दिखाई दिया, तो इस बात का उसे बहुत ही ट्रॉमा था। तो डॉक्टर गाबर मैटे फिर इसे बताते हैं कि जो बर्थ ट्रॉमा कभी होते हैं, लेकिन ठीक है तुम्हारा सिवियर था, लेकिन जो बर्थ है ये तो एक प्रकृति का प्रोसेस है। लेकिन होता क्या है नॉर्मल, मतलब फिजियोलॉजिकली हम अगर देखते हैं तो जो बर्थ प्रक्रिया के दौरान माँ और बच्चे में विशेष प्रकार के हार्मोन्स, नेचुरल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिन्हें लव कॉकटेल का नाम दिया गया, कॉकटेल ऑफ हार्मोन्स, लव कॉकटेल। तो इनमें जो महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं वो हैं ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स। ऑक्सीटोसिन जो है ये बॉन्डिंग का हार्मोन, बच्चे और माँ में एक विशेष प्रकार का बॉन्ड, एक बंधन जिसको हम बोलते हैं, एक बड़ा प्यारा सा बंधन बनता है माँ और बच्चे में इन हार्मोन्स के कारण, तभी इन्हें लव कॉकटेल कहा जाता है। तो कई बार इन मेडिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, जो कि लाइफ सेविंग होने के कारण जरूरी हो जाती है। तो उसकी वजह से ये जो मदर चाइल्ड बॉन्डिंग में कुछ नेचुरली दखल अंदाजी हो जाती है। तो फिर दूसरी बात इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है कि जो नया नवजात शिशु है, जो इन्फेंट है, उसको माँ के शरीर के साथ कई महीनों तक रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मानव का बच्चा जो है बाकी मैमल्स के बच्चों की अपेक्षा बहुत कम विकसित और ज्यादा डिपेंडेंट होता है। जैसे हम देखते हैं कि घोड़े का बच्चा पहले दिन ही भागना शुरू कर देता है, जबकि ह्यूमन चाइल्ड को 1 से 1.5 साल लगता है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, हम घोड़े से 1 1.5 साल पीछे हैं। लेकिन अगर हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो मानव का ब्रेन बहुत विकसित है, बाकी मैमल्स की अपेक्षा ब्रेन, और उसी उसी कारण हमारा हेड साइज भी बड़ा होता है छोटे बच्चे। और यही कारण है कि नॉर्मली भी हम देखते हैं, जब भी कोई डिलीवरी करते थे हम लोग, होती है जब भी, तो इस बात का एकदम से ध्यान रखा जाता है कि हेड फटाफट बाहर, हेड बाहर आ जाए, हेड स्ट्रक नहीं होना चाहिए। तो पहले नेचुरली फर्स्ट जो नॉर्मल बेबीज में हेड ही बाहर आता है ना जी पहले, बाद में बाकी बॉडी तो बाद में बाहर आती है। तो इस बात के प्रति तभी वो एपिजियोटमी वगैरह जो की जाती है, स्टिचेस लगाए जाते हैं, ताकि हेड सेफली बाहर आ जाए। उसके बाद तो फिर बाकी बॉडी तो फटाफट बाहर आ ही जाती है। लेकिन क्योंकि मेल रॉबिन्स के केस में 2 वीक्स ओवरड्यू हो गई थी, तो ये एक मोस्ट प्रोबेबली यही रीजन रहा होगा कि उसकी जो इतना बड़ा टीयर हो गया, उसकी डिलीवरी में इतनी मुश्किल हुई, क्योंकि हेड जो है वो स्टक हो गया। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि जो एनिमल्स, बाकी के जो एनिमल्स हैं, मैमल जो हैं, उनमें जो सारी डेवलपमेंट, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो है मदर के वूम्ब में ही हो जाती है, मतलब यूट्रस में ही हो जाती है। तो इसे हम इंट्राजेस्टेशनल डेवलपमेंट बोलेंगे। जेस्टेशन मीन्स प्रेगनेंसी, इंट्रा मीन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो इनसाइड द वूम भी वो डेवलप कर जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में कुछ जो है एक्स्ट्रा जेस्टेशनल भी होता है। तो इसी कारण माँ के शरीर का, माँ की स्किन का स्पर्श और माँ की हार्ट बीट का बच्चे के आसपास कई माह तक रहना, कई महीनों तक रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता, जैसे कुछ आर्थिक कारणों के कारण कुछ मदर्स को जल्दी काम पे जाना पड़ता है, तो ये एक प्रकार से उनको कहते हैं कि ये मैसिव अबेंडनमेंट ऑफ चिल्ड्रन है। वो यहाँ तक बोल देते हैं, बोल रहे हैं कि अगर माँ को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, जल्दी बाहर जाना पड़ रहा है, वो बच्चे के साथ नहीं टाइम बिता पा रही है, तो ये भी एक तरह की, एक प्रकार की अबेंडनमेंट ऑफ चिल्ड्रन ही है। तो डॉक्टर गाबर मेटे बताते हैं कि उन्होंने पहली बुक जो लिखी थी उसका नाम था स्कैटर्ड माइंड्स, जो कि एडीएचडी पर ही आधारित थी। तो ये उन्होंने तब लिखी जब डॉक्टर गाबर मेटे का खुद का ये डायग्नोज किया गया, तो वो स्वयं एडीएचडी से पीड़ित थे। तो एक एक स्टडी में पाया गया जहां पे ईईजी स्टडीज की गई, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी इन चिल्ड्रन ऑफ जो है डिप्रेस्ड मदर्स और नॉर्मल मदर्स के। तो जो डिप्रेस्ड मदर्स के बच्चे थे उनमें काफी ईईजी चेंजेस पाई गई। तो ये इसका कारण ये नहीं था कि जो डिप्रेस्ड माँ है वो उसके प्यार में कुछ कमी है, या वो अपने बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती, डिवोटेड नहीं है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट कारण था क्योंकि जो डिप्रेस्ड माँ थी वो अपने बच्चे के प्रति उसे स्माइलिंग और प्लेफुल अंदाज में रिस्पॉन्स नहीं दे पाते थे, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते थे। जैसे मदर्स जो हैं, हम लोग बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं सभी को पता है, कैसे हम बच्चों को प्यार से मदर्स लोरी सुनाती हैं, उनको छोटी छोटी राइम सुनाती हैं, उनके साथ हंसती हैं, बोलते हैं, खेलती। तो जो डिप्रेस्ड मदर्स हैं वो इस प्रकार का बिहेवियर नहीं कर पाती। तो ये रीजन है, हालांकि वो वो बच्चा को पूरा प्यार करती हैं, उनको पूरा ध्यान देती हैं, उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखती हैं, लेकिन वो उस अंदाज में वो ऐसे उनके साथ बिहेव नहीं कर पाती। तो माँ और बच्चे का रिश्ता कहते हैं एक बहुत ही पवित्र इंटरेक्शन है, और ये बच्चे की, जो शिशु की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और समाज को इसे सेक्रेड ही रखना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, इस रिश्ते को इसी पवित्रता से देखा जाना चाहिए। फिर अब नेक्स्ट जो है टॉपिक जो उन्होंने उठाया है वो है रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि अपने मदर की बजाय, मतलब शुरू शुरू में जो बेसिकली सुरक्षा का भाव होना बच्चे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक अलग बात है, ये जो हम बात कर रहे हैं हार्मोनल उसकी, लेकिन हार्मोन तो अगर हम बड़े भी, अगर हम आपस में भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, बड़े होकर भी बच्चों को, तो ऑक्सीटोसिन तो तब भी रिलीज होगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो हमें अक्सर मतलब प्यार जताना चाहिए, हग करना, बच्चों को अपने जो भी है फिजिकल कांटेक्ट थोड़ा सा बना के रखना चाहिए। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही है। वो जरूरी नहीं है कि माँ ही अकेली है, पिता का भी पूरा रोल है। इवन कहते हैं कि बड़े लोग भी अराउंड हो, जैसे जब लोग कबीलों में रहते थे, तो माँ ने जब रेस्ट करना है तो बाकी की औरतें ध्यान रखती थी। इन चीजों का पहले जमाने में बहुत ख्याल रखा, बहुत मतलब ख्याल का रखना था कि वो एक नेचुरल होता था, घरों में नेचुरल होता था ना। अब वो थोड़ा सा अलग हो गई हैं परिस्थितियां, क्योंकि एक यूनिट फैमिलीज हो गई, तो इस वजह से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया।
आपका बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, लेकिन होता है। थैंक यू हाँ, मैम, थैंक यू। फादर का भी पूरा रोल, बहुत रोल। मतलब बच्चे को तो प्रोटेक्शन चाहिए। वही आपने जो दो तीन पॉइंट्स बोले कि एक तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोटेक्ट मतलब अपना प्रोटेक्टेड समझे अपने आप को, सुरक्षा का भाव, है ना। और फिर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा ये मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, बिल्कुल। नहीं एक्चुअली मतलब हम अगर सभी अपने अंदर देखें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमने पूरे तरीके से तो मतलब जो हमारा एक रोल था हमने पूरे तरीके से, मतलब मैं अगर अपना ही देखूं तो अंदर से फीलिंग तो होती है कि आप जब जॉब में होते हो या आप मान लो कि घर में झगड़ा हो गया, है ना, तो बच्चे के ऊपर कितना इफेक्ट, अभी आप जो बता रहे थे कि बच्चे के ऊपर कितना इफेक्ट आता है कि हम मूड स्विंग्स होते हैं हमारे घर में। अ, जो कंबाइंड फैमिली लगा हो या कोई आ गया तो हमारे खुद के मूड स्विंग्स के बेसिस पे हमारे बच्चे अवॉइड हो जाते हैं। हम्म। हम उनको अवॉइड कर देते हैं, बच्चे को जबरदस्ती सुला देते हैं, बच्चे को जबरदस्ती दूसरे कमरे में भेज देते हैं ना। बच्चों के साथ हमारा व्यवहार टोटली चेंज हो जाता है अगर हमारे खुद के मूड स्विंग्स होते हैं, और उससे बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है ना। हमारे ऊपर तो पड़ ही रहा है, हम तो चलो बड़े हो गए, लेकिन बच्चे के ऊपर भी उसका प्रभाव इतना पड़ता है कि वो हमारे से दूर हो जाता है ना, और फिर वो अपनी दुनिया में रहने लगता है। और फिर ये बात हमें समझ ही नहीं आती, या हम इस बात को बहुत लंबे 5 6 10 साल बीत जाते हैं, उसके बाद कहीं रियलाइजेशन कहीं पल भर के लिए होता है ना। तो वो जब पल भर के लिए भी होता है तो हम उसी लूप में रहते हैं, उससे बाहर आ नहीं पाते, और फिर बच्चे को जब प्यार करना चाहें तो फिर वो प्यार रियल में वो बात उसको समझ नहीं आ सकती। तो वो इतना गैप हो जाता है कि बच्चे का और माँ का रिश्ता बहुत दूर हो जाता है। तो फिर बच्चे को भी लगता है कि कहीं ट्रॉमा, या अब वो राजेश जी कहेंगे कि मैनहुड ट्रॉमा मतलब हमें अपने ट्रॉमा, प्रति भी ना ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए, ये भी है। कठोर नहीं होना चाहिए। तुरंत मान, हमारे तो आयुर्वेद में लिखा है कि क्रोध के ऊपर लिखा है कि क्रोध उतना ही होना चाहिए जैसे पानी में डंडा मारो तो पल भर के लिए पानी अलग होता है और उसके बाद वैसे ही हो जाओ। तो होना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई एक एक्सप्रेशन आ रहा है एंगर का, तो एक्सप्रेशन इज गुड, अच्छा है, वो तो निकलना जरूरी है, निकलना तो बहुत जरूरी जरूरी है, है, उसे बाहर बहुत जरूरी है। जरूरी है। हाँ लेकिन उसको आगे मतलब लिंगर ऑन करना बुरा वो गलत है। है ना। वो हमारे आयुर्वेद में तो हिंदू मैम ये हमें फर्स्ट ईयर में बता दिया जाता है, हमें फर्स्ट ईयर में क्रोध के बारे में, क्रोध है काम क्रोध ये सब पहले उसमें आ जाते हैं हमारे। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों चीजें हमें पहले ही फर्स्ट ईयर में पढ़ा देते हैं।